एजुकेशन में जब तक टीचर और स्टूडेंट आमने सामने बैठकर पढ़ ना रहे हों या पढ़ा ना रहे हों, तब तक मुझे लगता है कि वो क्लास ना ही टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से ना ही स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सफिशिएंट होती है। लेकिन फिर भी ऐसे समय में एक विकल्प है हमारे पास, ऑनलाइन क्लासेस। तो लास्ट वीडियो में मैं आपके साथ सिलेबस डिस्कस कर रहा था और हम लोगों ने देखा कि हमारे यूपीएससी में या हमारे पीसीएस में हिस्ट्री का सिलेबस क्या है। हम लोगों ने एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री के सिलेबस को डिस्कस किया था और बहुत सारे बच्चों ने उस वीडियो को पसंद भी किया, लाइक भी किया और मुझे उम्मीद है कि वो टॉपिक आपके लिए ज़रूर यूज़फुल रहा होगा या आगे आने वाले समय में वो टॉपिक आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। आज मैं आपके साथ मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस एक बार डिस्कस करना चाहता हूँ। देखो, अब एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि हम जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है ना। अगर हमें ये पता चल जाए कि हमें क्या पढ़ना है तो क्या होता है कि ना उससे हमारा काम आसान हो जाता है ना। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, खासकर इनिशियल फेज में जो बच्चे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए आते हैं, उन्हें ये बात पता ही नहीं होती है कि उन्हें पढ़ना क्या है। आधे से ज़्यादा बच्चे तो सिलेबस ही उन्हें बहुत दिन तक उन्हें सिलेबस ही क्लियर नहीं होती है। खासकर मैं भी अपनी बात करूँ, मैं जब प्रिपरेशन करने के लिए गया था तो काफ़ी समय तक सिलेबस का ही अंदाज़ा नहीं रहता था कि हमें किस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। तो मैं आपसे मॉडर्न हिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मॉडर्न हिस्ट्री प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई सारे क्वेश्चन इससे एग्जाम्स में आते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है, हमारा सिलेबस क्या है। तो मॉडर्न हिस्ट्री की अगर आप बात करो तो मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से होगी, इसमें एक कंट्रोवर्सी है। हमें कंट्रोवर्सी के पीछे नहीं जाना है, हमें ये समझना है कि औरंगजेब जो एक मुगल रूलर थे, जब उनकी डेथ हुई 1707 में, तो वहाँ से हमारी मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो गई। मॉडर्न हिस्ट्री जो है हमारी, वो मॉडर्न हिस्ट्री 1707 से 1947 तक चलती है। मतलब कि 1707 से लेकर 1947 तक, जब ब्रिटिशर्स भारत को फ्री करके गए, तब तक हमारा जो पीरियड है वो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का पीरियड है। लगभग आप कह सकते हो कि ये 1707 से 1947 तक का टाइम। अब इसमें कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इसे हम कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब हमारा जो पहला पार्ट है उस पार्ट को हम कहते हैं लेटर मुगल, परवर्ती मुगल। मतलब कि औरंगजेब के बाद ऐसा नहीं है कि मुगल डायनेस्टी का डिक्लाइन हो गया, ऐसा नहीं है। औरंगजेब के बाद भी बहुत सारे रूलर्स हुए हैं, लेकिन अब एक लिमिटेशन उन सारे रूलर्स की ये रही कि धीरे धीरे उनका राज्य जो है वो छोटा होता चला गया। तो लेटर मुगल, परवर्ती मुगल, जो मुगल डायनेस्टी थी औरंगजेब के समय में बहुत बड़ी डायनेस्टी थी। औरंगजेब की डेथ के बाद वो डायनेस्टी छोटी होती चली गई और साथ साथ कई सारे स्वतंत्र राज्यों का जन्म हुआ। कई सारे स्वतंत्र राज्य बने भारत में। बंगाल में स्वतंत्र राज्य बन गए, मैसूर में स्वतंत्र राज्य बन गए, मराठा आ गए। तो कई सारे स्वतंत्र राज्यों का यहाँ पर जन्म हुआ। तो जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो पहला पार्ट होगा वो होगा हमारा लेटर मुगल और इंडिपेंडेंट स्टेट्स, स्वतंत्र राज्य जो मुगल डायनेस्टी से स्वतंत्र हुए थे। तो ये हमारा पहला पार्ट होगा। अब इसी समय कई सारी और भी घटनाएं हो रही थी, जैसे कि इसी समय यूरोप से कई सारी व्यापारिक कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई हुई थी। कई सारी व्यापारिक कंपनी, जैसे कि पोर्तुगीज, जैसे कि डच, ब्रिटिश, डेन, फ्रेंच, ये सारी यूरोपियन कंपनीज भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। लेकिन ये जो कंपनीज थी ये सब एक खास पर्पस से व्यापार, आपने सुना भी होगा कि व्यापार जो हमारा होता है उस व्यापार में एक पर्पस होता है हमारा मोर एंड मोर प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना। अब ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है अपने कंपटीटर को रिप्लेस कर दो मार्केट से, है ना। कंपटीटर को जब तक, जितने कंपटीटर बने रहेंगे आपका मुनाफा कम होता जाएगा। तो क्या है, कंपटीटर को रिप्लेस कर दो। तो ये सारी जो यूरोपियन कंपनीज थी जब ये भारत में आई तो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए
इन्होंने अपने कंपटीटर को मार्केट से रिप्लेस करने का फैसला लिया। तो ये सब आपस में लड़ाई करने लगे और फाइनली उसमें ब्रिटिशर्स की विक्ट्री हुई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विक्ट्री हो गई। बाकी सारे जो यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनीज थी या तो वो बहुत लिमिटेड हो गए, खास पर्टिकुलर जगह में हो गए, या फिर उन्हें भारत से बाहर निकाल दिया गया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ना सिर्फ यूरोपियन कंपनीज को रिस्ट्रिक्ट किया, बल्कि भारत के ऊपर भी उन्होंने अपने नियंत्रण स्थापित किए। अब मुनाफा कमाने के लिए अपने कंपटीटर को बाहर निकाला है, अब साथ साथ उस जगह को भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा जहां पर आप, है ना, जहां पर आप व्यापार करने के लिए आए हो। और उस समय भारत की कंडीशन ये थी कि ये भारत में या तो मुगल डायनेस्टी की बात करो या ये सारे जो स्वतंत्र राज्य की बात करो, ये सब आपस में लड़ते रहते थे। तो इनके लड़ने की वजह से एक भारत में लगभग खालीपन सा क्रिएट हो गया था और उसका फायदा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के ऊपर रूल किया। धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को जीतती चली गई और उसने पूरे भारत पे अपना रूल इस्टेब्लिश किया। तो पहला पार्ट हमारा जो था वो था लेटर मुगल और इंडिपेंडेंट स्टेट्स। जो दूसरा पार्ट था हमारा वो था यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनीज एंड उनके बीच में आपस में जो लड़ाई हुई थी वो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फाइनल विक्ट्री हुई और हमारा जो तीसरा पार्ट स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिन्होंने भारत के ऊपर रूल किया, रूल करने के लिए उन्होंने भारत में गवर्नर्स को अपॉइंट किया, मतलब वो पर्सन जो यहाँ पर, उनके यहाँ पे कामकाज को भी तो देखने की ज़रूरत थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक बॉडी ब्रिटेन में होती थी जिसे हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते थे, और यहाँ पर भी एक बॉडी होती थी, गवर्नर्स को अपॉइंट किया जाता था, जो गवर्नर यहाँ के काम को देखते थे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई सारे गवर्नर्स को अपॉइंट किया और उन्होंने भारत के ऊपर रूल किया। अब जो हमारा पार्ट है हिस्ट्री का, जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का जो तीसरा पार्ट है, वो ये हमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज के बारे में पढ़ना है और उनके गवर्नर्स के बारे में पढ़ना है। हम कई सारे गवर्नर्स को यहाँ पर पढ़ेंगे जिन्होंने भारत के ऊपर रूल किया है। अब नेक्स्ट पार्ट जो हमारा स्टार्ट होता है, ये तीसरा पार्ट था हमारा। अब क्या है कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के ऊपर रूल कर रही थी तो उन्होंने ऐसे कानून बनाए, उन्होंने ऐसे नियम बनाए जो उनके फायदे के लिए थे। उससे भारत के लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता था। भारत के लोगों ने उस कानून का विरोध किया। तो जो हमारा नेक्स्ट पार्ट जो हमारा स्टार्ट होता है उसे हम कहते हैं मूवमेंट, आंदोलन अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। मूवमेंट, आंदोलन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारत के लोगों ने किया है। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट होता है यहाँ पर, मूवमेंट्स। पहला पार्ट हमारा लेटर मुगल और देसी जो हमारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं। सेकेंड पार्ट हमारा होता है इन सब कंपनीज के बीच में आपस में स्ट्रगल। और थर्ड पार्ट हमारा जो था वो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उनकी गवर्नमेंट, उनका शासन। फोर्थ पार्ट जो है कि वो हमारा है मूवमेंट, हमारे आंदोलन। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब इस्टेब्लिश हुई यहाँ पर तो उसी समय से आंदोलन स्टार्ट हो गए कि उन्होंने रूल किया, उन्होंने कानून बनाए और कानून बनाने के बाद यहाँ के लोगों को वो कानून पसंद नहीं आए तो उन्होंने आंदोलन किया। तो इनिशियल फेज से ही आंदोलन स्टार्ट होते चले गए। कई सारे पीजेंट्स जो थे उन्होंने मूवमेंट किए, ट्राइबल मूवमेंट हुए, कई सारे आंदोलन हुए यहाँ पर। और फाइनली एक बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ जिसे हम कहते हैं 1857 का रिवोल्ट, या कई लोगों ने उसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन, और इसमें कई सारे मूवमेंट हैं। फिर 1857 का मूवमेंट है। अब 1857 के मूवमेंट के बाद कुछ समय तक एक गैप की कंडीशन क्रिएट हुई और फाइनली यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूरे भारत को यूनाइट किया, पूरे भारत को एक किया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, और उन्होंने कई सारे और संगठनों के साथ मिलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से बाहर निकालने के लिए मूवमेंट किए। अब कई सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स हुए हैं, हमें उनके बारे में पढ़ना है। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो 1885 में इस्टेब्लिश हुई है और
इनिशियल फेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा उनके जो वर्क थे वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। लेकिन जब गांधी जी का अराइवल हुआ, जब गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया है इस मूवमेंट में, जब गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मेंबर बने, तो उन्होंने कई सारे ऐसे मूवमेंट किए जो बहुत ही स्ट्रांग थे। तो हमें गांधी जी के साथ कुछ मूवमेंट को हमें पढ़ना है, जैसे कि हमारा है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और फाइनली क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इन सारे आंदोलनों का यह प्रभाव रहा कि धीरे धीरे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका जो प्रभाव है भारत के ऊपर वो धीरे धीरे कम होता चला गया और फाइनली 1947 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से बाहर चली गई। तो मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री में हमें इन सारी चीज़ों को पढ़ना है, इन सारे पॉइंट्स को हमें मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ना है। मतलब एक छोटे से फॉर्मेट में अगर आप देखो तो लेटर मुगल और इंडिपेंडेंट स्टेट्स, दूसरा पार्ट है यूरोपियन कंपनीज के बीच में आपस में कंपटीशन, आपस में जो उनकी लड़ाई हुई है वो हमें पढ़ना है, ब्रिटिश इंडिया कंपनी की विक्ट्री हुई है हमें ये पढ़ना है। फिर हम आ जाते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्नमेंट्स जो बनी है, उन गवर्नमेंट्स ने कैसे रूल किया है, हमें उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ना है, हमें उनकी पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ना है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक था। फिर उसके बाद उनके एडमिनिस्ट्रेशन और उनकी पॉलिसी की वजह से भारत के लोगों ने रिवोल्ट किया। क्या हुआ कि उनकी पॉलिसी पसंद नहीं आई तो हमने रिवोल्ट कर दिया, हमने विद्रोह कर दिया। तो कई सारे विद्रोह हुए हैं यहाँ पर और 1857 का रिवोल्ट भी हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए 1857 का रिवोल्ट। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई है और फिर गांधी जी और गांधी के साथ हमारे वो 3 मूवमेंट हैं जिन्हें बहुत लोकप्रियता मिली है, बहुत पॉपुलैरिटी मिली है। ये टॉपिक जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो ये टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई सारे एग्जाम्स में या यूपीएससी या पीसीएस के एग्जाम्स की बात कर लो तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते रहे हैं। ये मॉडर्न हिस्ट्री का हमारा सिलेबस था। अब यूपीएससी वालों ने या पीसीएस वालों ने एक और सिलेबस इसमें ऐड किया है, एक और टॉपिक इसमें ऐड किया है जिसे हम कहते हैं इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के पश्चात का भारत। इसमें बेसिकली 1947 से लेकर 1964 तक का की जो टाइमिंग है, आपको पता है कि भारत आज़ाद हुआ और हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू का जो टेन्योर है, जवाहरलाल नेहरू की जो टाइमिंग है वो 64 तक की है। 64 में आपको पता है कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की 64 में डेथ हो गई थी। तो ये जो एक टॉपिक है हमारा जिसे हम कहते हैं इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के पश्चात भारत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसे भी यूपीएससी के सिलेबस में शामिल किया गया है और इससे भी कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। अब एक छोटे से फॉर्मेट में मैंने आपको सिलेबस बताने की कोशिश करी है। एक सिलेबस कि हमें क्या पढ़ना है, हमें एंशिएंट हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, हमें मेडिवल हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, हमें मॉडर्न हिस्ट्री में क्या पढ़ना है और हमें इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस में हमें क्या पढ़ना है। एक छोटे से फॉर्मेट में मैंने आपको ये सारे सिलेबस को बताने की मैंने कोशिश करी है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएंगे और आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि मैंने स्टार्ट में ही आपको बताया है कि हमें क्या पढ़ना है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम ये जान जाते हैं कि हमें क्या पढ़ना है तो हमारी जो स्टडी होती है वो हमारी स्टडी आसान होती है। तो आप एक बार सिलेबस को समझने की कोशिश करो और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी और आएगी और आपको एग्ज़ाम में इससे फ़ायदा होगा। और अगर आपको पसंद आए तो इसे ज़रूर आप लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी जो वीडियोज़ हम बनाएं वो वीडियोज़ आपको मिल सकें। अब मैं फिर से वही बात आपको कह रहा हूँ, ऑनलाइन क्लासेस सॉल्यूशन नहीं है। यूपीएससी जैसे बड़े एग्ज़ाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन ऐसे पीरियड में जब हमारे पास कोई ऑप्शन अवेलेबल ना हो तो हम कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये ऑनलाइन क्लासेस जो है वो एक सब्स्टिट्यूट है जिसमें हम बेहतर से बेहतर सामग्री आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं या प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।